स्वरा भास्कर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि सब जानते हैं कि यू हैव नाउ कैंपेन्ड फॉर लीडर्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। जी। आपने ये चॉइसेस कैसे बनाई? वेल मुझे लगता है कि हर जो उम्मीदवार था उनके लिए एक अलग कारण था, लेकिन अगर मैं जनरली बोलूं तो सारे जो उम्मीदवार हैं वो मेरे मेरे नज़रिए में नेक हैं, नियतमंद हैं, जो काम की राजनीति कर रहे हैं, नाम की नहीं। और मुझे लगता है ये सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे संवैधानिक आदर्शों के लिए खड़े हुए हैं। और ये पिछले 5 साल में हमने अपने देश में एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक ट्रेंड देखी है, जहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे संविधान के आदर्शों पे एक अटैक हुआ है और उनका हनन हुआ है। संविधान में जो ये मूल्य है कि हर समुदाय को अपना धर्म, अपना रहन सहन, अपनी भाषा, अपने कपड़े, अपना खान पान को बचाने का एक हक अधिकार मिलेगा। ये जो किलिंग्स हैं ये मतलब गैर इंसानियत वाली हरकतें तो हैं ही, बट ये एक्चुअली हमारे संविधान के भी खिलाफ जा रही हैं। सो ये हमने पिछले 5 साल में बहुत देखा है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं उन सारे लोगों और उन प्लेटफॉर्म्स का समर्थन करूंगी जो हमारे लोकतंत्र के लिए खड़े हैं और हमारे संविधान के लिए खड़े हैं। तो उसमें कई अलग अलग लोग भी हैं। कन्हैया तो खैर मेरे मित्र हैं, जानती हूँ मैं उन्हें अच्छे से, तो मुझे पता है कि वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी उनकी नीयत है, मुद्दों की राजनीति वो करेंगे। अमराराम जी के लिए जब मुझे कॉल आया तो मैंने सुना तो था किसान का जो आंदोलन उन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन मैं उनके बारे में उतना नहीं जानती थी। तो फिर मैंने पता किया, मैंने थोड़ा रिसर्च किया अपना खुद का, मैंने उन लोगों से बात की जो आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, और मैंने पाया कि अमराराम जी तो मतलब मुझे लगता है जितने भी मैंने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन किया, सबसे ज़्यादा काम अमराराम जी ने किया है। 4 दशक का उनका एक इतिहास है हक की लड़ाई का, किसानों के हक की लड़ाई का। इससे बेहतर और क्या हो सकता है इस देश में। और आतिशी का तो काम देखा ही है सबने। सो हर इंसान के लिए अलग था। दिग्विजय सर जो हैं वो मुझे लगता है एक बहुत ही क्रेडिबल नेता तो हैं, रहे हैं, लेकिन उनके लिए मुझे ख़ास समर्थन इसलिए भी करना था क्योंकि मुझे उनके सामने जो खड़ी हैं, जो प्रज्ञा ठाकुर है, जो आतंक आरोपी है। मैं कह रही हूँ चलो आरोपी भी अगर हम उन्हें मान रहे हैं तो टेक्निकल रूप से शायद अलाउड है उनका कैंडिडेचर, पर क्या वो नैतिक है? क्या आप मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हमें कि हमें राष्ट्रीय गान पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या ये ठीक है? क्या हम नहीं खड़े होंगे सिर्फ क्योंकि टेक्निकली हमारे पास ये ऑप्शन है? मैं इसलिए भी थोड़ा क्यूरियस हूँ क्योंकि जहाँ तक दिग्विजय सिंह का कैंडिडेचर है वो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कैंडिडेचर है। तो उनके कैंडिडेचर को देख के उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी बाहर आ चुकी है। उनके कैंडिडेचर को देख के मुझे थोड़ा सा ऑड फील हुआ कि उनका कैंडिडेचर क्यों। वेल आई थिंक दैट देखिए, अव्वल तो किसी भी नेता की पर्सनल लाइफ जो हो, चाहे वो किसी की भी हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी भी मोदी जी की भी निजी ज़िंदगी पे कोई कमेंट कभी किया है। वो हमारा एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनलेस कि उस नेता ने अपने निजी ज़िंदगी में कोई कानून तोड़ा हो। तो ऐसा तो है नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो संघ के नेता हों या वो कांग्रेस के नेता हों, हमारा लेना देना नहीं है उनकी निजी ज़िंदगी से, मेरा नहीं है। आरएसएस की एक जीत तो इस देश में रही है कि उन्होंने धर्म को वो इस देश की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में ले आए हैं कि दिग्विजय सिंह को भी साधुओं को ले जाकर जी अपना कैंपेनिंग करना RSS की पड़ा है। जीत है। और ये मुझे लगता है हम सब जितने भी लोग जो ये मानते हैं कि धर्म को एक निजी चीज़ मानी जानी चाहिए, ये हमारी हार है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बट अब अगर ये हो गया है तो फिर अपने धर्म की रक्षा करो। मैं एक हिंदू होने के नाते, मैं एक उतनी धार्मिक भी नहीं, लेकिन मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के नाते मुझे दिक्कत है कि आप मेरे धर्म का जो पावन रंग है, जो कि सैफरन है, भगवा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे दिक्कत है कि आप मेरे भगवान श्री रामचंद्र का नाम अपने दुष्कर्म छिपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका का टेम्पल में लगातार विजिट करना कोई इतना, आपके चैनल को जिस दिन पता चले कि राहुल इस टेम्पल में गए, आप नहीं पहुंच जाओगे वहाँ कवर करने। हर इंसान का एक ग्रोथ होता है, ठीक है ना। मैंने पर्सनली रांझना फिल्म मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक पर्सनल निजी मेरे सफ़र में था।
मैं कभी मंदिर नहीं जाती थी उसके पहले। रांझना करने के दौरान चूँकि मुझे लगता है कि मेरा किरदार जिस किस्म का था उसमें लाइक बड़ा एक मेरे लिए क्लोज रिलेशनशिप बन गया उस किरदार से, और मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ जब पहली बार मैं धनुष के साथ विश्वनाथ जी गई, और मैं तो एज अ सोशल वो अपने किरदार में घुसने के लिए जा रही थी, बट आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। मुझे नहीं पता वो मैं कैसे समझाऊँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो फिल्म मेरे लिए बहुत खास है, मैं बहुत बदल गई उस फिल्म को करने के बाद। सो अब ये मेरा पर्सनल ग्रोथ है। अब लोग बोले कि अच्छा तनु वर्जमनु में तो नहीं गई थी आप मंदिर में, हाँ तो क्या दिक्कत क्या है? तो मुझे लगता है कि हमें हम लोगों की निजी आस्था और निजी को हमेशा जो भी, हाँ आई थिंक ये बिल्कुल गैर ज़रूरी बातें हैं किसी भी इलेक्शन के लिए, यू नो व्हाट आई मीन। इसे कैसे देखा जाए? इसे एक कैंडिडेट के लिए सपोर्ट देखा जाए कि इसे इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपका सपोर्ट देखा जाए? मुझे लगता है आप इसको एक प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष मंच पर जो लोग खड़े हैं, जो पार्टियां खड़ी हैं, उनके लिए समर्थन देखा जाए। ऑफ कोर्स किसी भी नेता के टर्म में सवाल तो खड़े होंगे कि मुझे लगता है कि हर जिम्मेदार नागरिक को और हर अच्छे भारतीय को और हर सच्चे हिंदू को, ये भी मुझे ऐड करने दीजिए, को प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी पे प्रश्न उठाना चाहिए और ये उनके आपने खिलाफ सच्चे जाना हिंदू चाहिए। को एडिशन क्यों किया? देखिए, इस पूरे चुनाव को और इस पिछले 5 साल में ये जो अच्छा हिंदुस्तानी, अच्छा हिंदू, ये जो एक पूरे ये जो भाषा है, जो ये शब्दावली जो है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की दी गई हमें शब्दावली है। अब दिक्कत ये होती है कि जब जो लोग सत्ता में हैं, जब वो एक शब्दावली गढ़ देते हैं और जब वो एक फ्रेमवर्क एक डिस्कर्सिव फ्रेमवर्क जिसे हम कहेंगे, जब वो उसे बना देते हैं, फिर हमको भी उसी ढांचे के तहत बात करनी पड़ती है। तो अगर आज की डेट में कांग्रेस अपने सर्जिकल स्ट्राइक गिना रही है, तो वो इसलिए गिना रही है क्योंकि बीजेपी ने अपने सर्जिकल स्ट्राइक को एक विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल किया। तो जाहिर सी बात है यार, वो भी तो पॉलिटिशियन ही है कांग्रेस, वो भी बोलेगी कि हेलो हमने भी 6 कराए थे, हमने बस गिनाए नहीं थे आपको, जो कि सही बात है। तो फिर अगर तो फिर एक मॉरल तौर पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या फर्क पड़ा? जो लोग सत्ता में हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले हम ऑपोजिशन से तब सवाल पूछेंगे जब ऑपोजिशन सत्ता में आएगी। अभी से सवाल पूछने का क्या फ़ायदा? वो तो क्या मतलब, इट्स लाइक सेइंग, मुझे हमेशा लगता है कि जो सारे जर्नलिस्ट हैं वो, मतलब आप राहुल गांधी और केजरीवाल और अखिलेश और लालू और ममता से तो ऐसे सवाल पूछते हो यार। जिनसे सवाल पूछने चाहिए वो तो उन लोगों से पूछो ना जो इस देश में जिन्होंने सत्ता के जो रेंज हैं वो पकड़े हुए हैं। अक्षय कुमार ने तो सवाल पूछे हैं। नहीं वो बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा, अच्छी बात है, किसी ने तो इंटरव्यू किया उनका, कोई तो ले पाया इंटरव्यू। हमें तो अक्षय सर को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि वो काम कर पा रहे हैं जो इस देश के सबसे बेहतरीन जर्नलिस्ट नहीं कर पाए। आई थिंक अक्षय जी को के खिलाफ मीम बनाने के बजाय उनको, अक्षय जी को तो हमें बिल्कुल मतलब कंग्रेचुलेट करना चाहिए। एज़ फार एज़ उनके जो डायनेस्ट होने का सवाल है, तो इस देश में सब डायनेस्ट हैं। मतलब ज़्यादातर अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो डायनेस्ट नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि जो फॉर एग्जांपल अखिलेश यादव जो हैं वो भी डायनेस्ट हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया था अपने टर्म में उत्तर प्रदेश में। तो क्या हम उनका अच्छा काम छीन लें इसी कारण से कि वो जहाँ पैदा हुए थे? लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि जिस तरीके से आपको लोग जहाँ उनका जन्म हुआ है वो उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। अब राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे हैं, ये वो खुद तो नहीं पैदा हो गए थे उसी घर में, ये किस्मत है उनकी। या मैं अपने माता पिता की बेटी हूँ, ये किस्मत है, मेरी अच्छी किस्मत है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनके यहाँ पैदा हुई हूँ। सो सिमिलरली मैं स्टार चिल्ड्रन के लिए भी कहती हूँ नेपोटिज्म के डिबेट में कि सोनम कपूर की गलती नहीं है ना कि वो अनिल कपूर की बेटी है। हाँ, उससे प्रिविलेजेस मिले हैं हम सबको या सबको मिलते हैं, वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मुझे प्रिविलेज मिला है, डोंट डिनाई दैट प्रिविलेज। तो हमेशा कहती हूँ, लोग भजन सुनते हुए सुबह उनकी भजन से शुरुआत होती है, मेरी गालियों से शुरुआत होती है कि मैंने तो सुबह उठ के अपना ट्विटर तो देखना बंद कर दिया। इंस्टाग्राम मेरा ठीक था, अब उस पर इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं मेरे ट्रोल्स। कुछ धूप में खड़े हो जाते हैं प्लैकार्ड लेके, कुछ एयरपोर्ट्स पे आ जाते हैं मेरे वीडियो बनाने चेस करके मुझे, कुछ इंस्टाग्राम के अकाउंट खोलते हैं सिर्फ मुझे ट्रोल करने के लिए। तो वो मुझे लगता है कि मैं तो उन सबको जल्दी उनके बर्थडेज नोट करके उनको गिफ्ट भी भेजना शुरू करूँगी। मैंने आज तक अपने अलावा किसी की सेवा नहीं करी है। मेरे ट्विटर के बायो पे लिखा है आर्मचेयर एक्टिविस्ट ट्विटर वॉरियर। मैंने ग्राउंड पे, मैं पहली बार इस कैंपेन में ग्राउंड पे आई हूँ। मैं मतलब उस तरीके से इन्वॉल्व हुई हूँ, वरना तो मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी चल रही है, मैं अपने फिल्म शूट करती हूँ, मैं अपनी प्रमोशंस करती हूँ, मैं आ जाती हूँ अपना चेक लेके घर पे।
मेरी बिल्लियाँ हैं, मैं उनके साथ खेलती हूँ, मैं घर पे बैठ के चाय पीती हूँ। सो मैं अवेयर हूँ, मैं अपने प्रिविलेज को भी लेकर अवेयर हूँ। मुझे पता है कि मैं अमरा राम जी की रैली में जा रही हूँ, लेकिन किसानों के जो मुद्दे हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, और उनकी जो रियलिटी है वो मुझे कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी, मुझे पता है ये। हमें अगर समाज के तौर पे विकास करना है तो हमें एक दूसरे से, जो भी हमारे अपने अपने संदर्भ में, उनसे ऊपर उठ के एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा, राइट। मुझे एक ख्याल आता है कि आप पॉलिटिकली इतनी एक्टिव हो रही हैं, पॉलिटिकली इतनी बात कर रही हैं, इसका बॉलीवुड के स्टेटस को उससे बिल्कुल मेल नहीं है। पर बॉलीवुड में तो कितने सारे लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, और दे आर लाइक, यू नो, पर आपके जितने आउटस्पोकन नहीं है और आपके जितने शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं क्योंकि वो होंगे। मुझसे ज़्यादा समझदार हैं वो सब। इसका खामियाजा हुआ। अब कोई ऐसे बोल के तो नहीं बोलेगा कि नहीं देखो तुम्हारी पॉलिटिक्स की वजह से हम तुम्हें काम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब काम तो मैं लगातार कर रही हूँ। इस साल मैं एक फिल्म प्रोड्यूस भी कर रही हूँ। ये ज़रूर है कि मेरे कुछ शुभचिंतकों ने कहा है कि भाई थम जाओ, लोगों को डर लगने लगेगा तुमसे या तुम्हें होगा, बट उन्होंने हमेशा ऐसे वार्निंग की तरीके से दिया है कि ऐसा हो सकता है। बट मैं चूँकि ढीठ हूँ तो आई मीन यार, एट द एंड ऑफ द डे आपको आपकी जो विचारधारा है और आपके जो विचार हैं, आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हम एक ऐसा समाज बन जाएंगे जहां हम लोगों को उनके राजनीतिक या उनके जो निजी उनके जो ख्याल हैं उसके लिए हम पनिश करना शुरू करेंगे, फिर तो हम सब पनिश होंगे एक ना एक दिन। अगर जो लोग सत्ता में हैं वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि वो हलो, हम अंधे नहीं हैं। वो वाली बात है ना कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, रानी बोली रात है, सुबह सुबह की बात है, सब बोले रात है, सुबह सुबह की बात है। तो कोई तो बोलेगा ना कि हेलो दिन है, और बोल रहे हैं भारत में, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं। सो यू नो दिस आइडिया, आई थिंक दैट इस इन 5 सालों में सबसे अच्छी बात तो ये भी हुई है ना कि जो लोग मतलब कई सारे लोग जागरूक हुए हैं जो नॉर्मली शायद नहीं जागरूक होते। क्यों? मैं एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। लोग पूछेंगे अब दिस इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू पॉलिटिक्स। मैं बस ये कहूँगी कि आई होप कि मेरे पास बॉलीवुड में कुछ साल बचे हुए हैं। जब तक बाल सफ़ेद नहीं होते तब तक तो कम से कम बाल सफ़ेद होने के बाद एक्ट्रेसेस को नहीं मिलते हैं। हाँ। I feel that if you ask me, extreme left and extreme right are actually, the world is round. They will meet one day. I stand in a place जहाँ पे मैं एक जिम्मेदार, टैक्स पेइंग, देश प्रेमी नागरिक हूँ, और मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। मुझे अपने करियर में मेरे को एक अच्छा करियर चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ मज़े करने हैं, मुझे अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना है, और मुझे एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पे हिंसा का प्रचलन ना हो, ना ही विचारधारा के लेवल पे और ना ही सड़कों पे।